हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोरोना के इस पेंडेमिक में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कोरोना तो आपको पता है इस टाइम बहुत सारे लोगों ने इसके साथ जीना सीख लिया है, तो फिर बहुत सारी वापस सब कुछ से शुरू होनी, वापस फिर से स्टार्ट होने हो चुकी हैं सब कुछ चीज़ें बिल्कुल परमानेंट। वैसे स्टार्टिंग वाला सब कुछ चलने लगा है। फिर भी वो कहते ना, फिर भी आस लगी है दिल में, तुम आओगे मुझसे मिलने। हाँ जी, तो अपना ये सुबह वाला सेशन है 11:15 वाला, तो हिस्ट्री का है, ऑब्वियस सी बात है। और हिस्ट्री में अपने को अपन डिस्कस कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की। ये अपनी डिमांड्स चल ही रही हैं। डिमांड्स क्या मतलब है, सरकारें चेत जाए उतना अच्छा है। देखिए अपना चल रहा था उसके बारे में हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में अपन चल रहा था जो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हमने देखो गुलाम वंश कर लिया था, और उसके बाद अपने फिर जो गुलाम वंश के बाद फिर कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा आया था, गुलाम वंश। और गुलाम वंश के बाद फिर अपना आया था वो क्या नाम था उसका, माइंड स्किप हो गया रे, खिलजी के बाद आया था तुगलक। तुगलक चल रहा था अपना, ठीक है। फिर सैयद और फिर लोधी। सैयद और लोधी अपन आज, तुगलक अंतिम स्टेज में बचा था अपना, तुगलक आज अपने को कंप्लीट करना है। फिर सैयद और लोधी दोनों चिपका के और पूरा दिल्ली सल्तनत आज कंप्लीट कर देंगे। प्रैक्टिस अगले सेशन में, प्रैक्टिस के साथ अगले सेशन में बता देना। मुगल जहाँ तक अच्छा होगा, क्योंकि कनेक्टेड सीरीज चल रही है तो मुगल ही अच्छा रहेगा, तो मुगल कर लेंगे। मुगल नहीं बताओ तो आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक बता देना कि वो करवा दो, वो करवा देंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि मुगल चलता रहेगा, मुगल हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन जो मॉडर्न इंडियन जो है उस पर चलेंगे या फिर वैदिक सभ्यता लेंगे, वो बात की बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आपको करवाना वो कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो, तो अपन ने लास्ट डिस्कशन किया था किसके बारे में, लास्ट अपन ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिस्कस किया था। किसको क्या कहते हैं इसको, देखो बहुत सारे इसके अंदर नाम थे, प्रयोगधर्मी, मूर्ख शासक, फलान ढिमकाने, बहुत सारी बातें थी। पूरी मैं बिल्कुल डिटेल, यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाके आप सारे वीडियोज़ आराम से देख सकते हैं। करते हैं शुरू, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब हेडिंग लगाइए आप, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? एक मिनट रुकिए, आई विल सेट समथिंग। आज अपन बातें करेंगे फिरोज शाह तुगलक की, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे आज। ओके, तो हाँ, राइट डाउन द हेडिंग, फिरोज शाह तुगलक, FT। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक था? 1351 से लेकर के 51 करना इसको, सॉरी 57 दिख जाओगा। 1351 से लेकर के 1388 तक। कब से कब तक? 1351 से लेकर के 1388 तक था फिरोज शाह तुगलक। चलिए अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक था क्या? देखो ध्यान से, सबसे पहले तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। फिरोज शाह तुगलक की जानकारी की बात करते हैं। एक आपके लिए एक नया बोर्ड सेलेक्ट किया ये वाला, तो इसमें ये बताना कि मतलब ये सर आई थिंक ये कलर मेरे को परफेक्ट लगा, आंखों को बिल्कुल सुकून देने वाला कलर लगा। ओके, तो इस पर आप लोग बताना कि कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग। फिरोज शाह तुगलक, ध्यान से देखो, फिरोज शाह, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, बात करते हैं जानकारी की। फिरोज शाह तुगलक की जानकारी अपने को मिलती है तारीख फिरोज शाही से। किससे? एक मिनट, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख ए फिरोज शाही से इसकी जानकारी मिलती है। किससे? तारीख ए फिरोज शाही से इसकी जानकारी मिलती है। ये किसकी लिखी हुई है और कौन सी भाषा में लिखी हुई है? किसकी लिखी हुई है और कौन सी भाषा में? इसको तारीख फिरोज से बोल दो। इसको ये लिखी है जो आपने था ना, बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, उस जियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई है। किसकी? जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। एक तो इसमें जानकारी मिलती है, और दूसरी क्या है कि फिरोज शाह तुगलक की स्वयं की एक आत्मकथा है। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। वो क्या है? वो है फतुहात, फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है ना। एक तो क्या है तारीख है फिरोज शाही, तो क्या है उसकी जो जियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई है, और फतुहात ए फिरोज शाही किसकी? इस फिरोज शाह तुगलक की खुद की लिखी हुई है। किसकी लिखी है? फिरोज शाह तुगलक की खुद की लिखी हुई है। ओके, ठीक है भाई साहब, इतनी जानकारी अपन ने पूरी प्राप्त कर ली फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब चलते हैं आगे। अब ध्यान से देखो, जब फिरोज शाह तुगलक बना राजा, क्या बना? जब फिरोज शाह तुगलक बना राजा तब की बात करते हैं अपन। ये बात उस समय की थी। किसे?
कि इसने अपना फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया। राज्य प्लस अभिषेक क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। ठीक है ना? कौन संधि है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो। 2 बार इसने राज्याभिषेक करवाया। पहली बात तो ये जो तू अब बंद हो चुका है, हाँ जी। पहली बार कब करवाया इसने? इसने करवाया राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया? ठट्टा। ठट्टा, ठट्टा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, गुजरात के समीप पड़ता है। ओके, ठट्टा में कब करवाया? अब एग्जैक्ट डेट याद रखो तो रख लो 20 मार्च। 20 मार्च 1351 को करवाया। एग्जैक्ट यदि डेटा याद रखो तो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। और इसका पुनः राज्याभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक, पुनः राज्याभिषेक कब हुआ? दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। कब हुआ? अगस्त 1351 को। चक्कर क्या है, ये पहले ठट्टा अभियान पे गया हुआ था और वहाँ मतलब ठट्टा में था ये, और ठट्टा में था ना तो उस टाइम इसमें क्या हुआ था कि वहाँ पर जो उधर मोहम्मद बिन तुगलक के निकल चुके थे भाई साहब, जो सिंध जाते थे, मैं उसकी हत्या कर दी ठट्टा। और ठट्टा में उसी समय इसने वहाँ पे क्या करवा लिया, इसने क्या करवा लिया? राज्याभिषेक करवा लिया वहीं का वहीं ठट्टा में। ये साथ था उसके, तो ठट्टा में इसने अभिषेक राज्याभिषेक करवा लिया। और फिर वापस ये लोग 7-8 महीने बाद दिल्ली आया वापस। तो दिल्ली जो 4-5 महीने बाद, और दिल्ली आकर इसने वापस अपना पुनः सिस्टमेटिक राज्याभिषेक करवा लिया। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक FT का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। कब हुआ? पहली बार ठट्टा में 1351 मार्च में, और दूसरी बार दिल्ली में अगस्त 1351। गॉट द पॉइंट? इफ़ यू गॉट द पॉइंट देन डबल थम्स अप। चलिए, इसमें देखो, अब जब ये राजा बना तो खलीफा, जानते हो खलीफा? खलीफा की आपको पूरी बताई हुई, खलीफा उपाधि देता था। तो खलीफा ने इसको एक उपाधि दी। किसने? खलीफा ने। जब ये फिरोज शाह तुगलक राजा बना तो इस फिरोज शाह तुगलक को क्या दी? इसको उपाधि दी। कैसी उपाधि दी? इसको उपाधि दी कासिम। देखो मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ बस उसी उतने फैक्ट शॉर्ट में लिखते चलो, कोई अपने डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। कासिम अमीर उल, कासिम अमीर उल मोमीन। देखो ये उनके नाम थे। वैसा मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है नाम रखने में, तो कृपया करके मुझे ब्लेम मत करना कि आपने कैसे कैसे नाम रखे हैं। देखो मेरा इनमें कोई योगदान नहीं है, ना हम उस समय थे, और ना हम आपको इतिहास के पन्नों से जोड़ते जा रहे हैं, और आप हमारे साथ इस बात का आनंद उठाते जा रहे हो। ठीक है, तो इसको खलीफा ने किसकी उपाधि दी? इसको खलीफा ने कहा कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी। क्या याद रखनी है? ना, कौन याद रखनी? तो क्या लिखवाई? लिखवा दी, मेरे मन में जैसी लिख ले, मत लिखे। अब चलते आगे। इसने अब क्या किया? इसने किया कांड। क्या कांड किया? इसने 4 नए टैक्स लगाए। कितने? 4 टैक्सेस लगाए। कैसे टैक्सेस? न्यू टैक्सेस लगाए, 4 नए कर लगाए इसने। आई थिंक ब्राइटनेस इज सो हाई, नाउ इट्स परफेक्ट। 4 नए टैक्सेस लगाए। कौन कौन से? नंबर 1 खराज। चारों टैक्सेस का नाम याद रख लेना भाई साहब। पहले तारे लगाता हूँ, आई थिंक आपको पेन क्लियर नहीं होगा तो ये क्लियर करते हैं। खराज, खराज इसने लगाया। खराज क्या था? खराज था लगान पर। कौन सी पर? लगान, जो आमिर खान वाली लगान है ना उस पर। खराज क्या था? खराज आपका एक प्रकार का लगान था। लगान या खराज, लगान पर लगने वाला टैक्स कौन सा था? खराज। ठीक है, नेक्स्ट द नंबर सेकंड इज, नंबर सेकंड टैक्स कौन सा था? नंबर सेकंड टैक्स था खम्स। खम्स, खम्स आप लोगों को बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप लोग बताओगे खम्स क्या था, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मैं आपको बता चुका हूँ कि उसने खम्स में क्या क्या था, पूरी डिटेल आपको पूरी बता चुका हूँ इस टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, 3 नंबर जजिया। जजिया, रजिया नहीं जजिया। जजिया क्या था ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसके बारे में मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और 4 नंबर क्या था? 4 नंबर था आपका ज़कात। 4 नंबर क्या था? ज़कात। और आज पॉलिटी की क्लास में आपको वो मज़ा आने वाला है, 2 बातें नहीं होंगी। एक तो अपना टॉपिक प्रस्तावना शुरू होगा, तो प्रस्तावना इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे अच्छा आनंद आने वाला आज। हालांकि हर एक क्लास में आनंद आता है, बट इसमें आज और भी मज़ा आने वाला आपको। और दूसरी बात, पॉलिटी क्लास में एक बार ज़रूर आना सारे, क्योंकि उसमें वो काम किया जो मैंने वादा किया था, वो मैं वादा आज पॉलिटी क्लास में निभाऊंगा। ठीक है, तो ये 4 टैक्स थे। खराज, कौन कौन से टैक्स थे 4? खराज, खम्स,
जजिया जकात। अब बोलिए खराज खम्स जजिया जकात, खराज खम्स जजिया जकात। आपने एक नाम सुना है जेके सीमेंट, जेके, जेके, जजिया खराज, जजिया खराज, जकात खम्स, चार करोगे, चार टैक्स हो गए ना। तो देखो बात क्या थी, खराज आपको पता है लगान पर लगने वाला, खम्स क्या था, खम्स आपको पता है लूट के धन पर, लूट पर लगने वाला। मैंने बताया था लूट पर लगने वाला कि लूटते थे, लूटते सेना लेकर आती थी, उसमें से उसका हिस्सा सैनिक रखता था। पूरी डिटेल आपको पूरी बताई हुई। खम्स होता लूट पर धन। जजिया क्या होता था, जजिया होता था हिंदू धार्मिक कर था, कैसा, हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक यात्रा कर। कैसा, हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक यात्रा कर कौन सा था, जजिया था। गॉट द पॉइंट। एंड जकात, जकात था मुसलमानों पर, किस पर, मुस्लिम्स पर, यानी हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक यात्रा कर जजिया और मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक यात्रा कर जकात था। गॉट द पॉइंट। दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। खराज खम्स जजिया और जकात। अब एक स्टार लगा के एक लाइन लिखिए, क्या लिखिए, स्टार लगा के एक लाइन लिखिए, क्या लिखो, एक मिनट है, इस पे अच्छा गया। स्टार लगा के लाइन लिखिए, क्या लाइन लिखनी है आपको, लाइन ये लिखनी है कि फिरोज शाह तुगलक, इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ ये, फिरोज शाह तुगलक प्रथम ऐसा शासक था, फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था, कैसा शासक था, प्रथम शासक जिसने, प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, किस पर, ब्राह्मण तो अपने शर्मा जी है ना, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, क्या लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, द फर्स्ट एम्परर कौन था, आपके फिरोज शाह तुगलक था। गॉट द पॉइंट। ये लाइन बड़े बड़े तारों में लिख दो, 5 स्टार चॉकलेट आती है, 5 स्टार चॉकलेट, हाँ वैसे लगा के लिख दो इसको। यानी फिरोज शाह तुगलक कौन था, कि ऐसा इंसान था जो जिसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया लगाया, कैसा था, जजिया लगाया, ठीक है, ओके। उसके बाद इसने नेक्स्ट काम क्या किया, इसने नेक्स्ट काम ये किया कि जो आपके, नेक्स्ट काम इसने किया कि जो आपका जो उलेमा वर्ग था ना, कौन सा वर्ग, उलेमा वर्ग। ये उलेमा क्या होता है भाई साहब, उलेमा हम बताते हैं आपको। उलेमा जो वर्ग था, उलेमा वर्ग मतलब जो आपके जो धार्मिक गुरु संबंधित थे, जो धार्मिक गुरुओं से रिलेटेड जो वर्ग था ना, उलेमा वर्ग, उस उलेमा वर्ग को अधिकार वापस दे दिए। जो अधिकार मोहम्मद बिन तुगलक और उन्होंने छीन लिए थे ना, वो अधिकार इसने वापस दे दिए उलेमा वर्ग को। कैसे अधिकार, कि जो धार्मिक गुरुओं से संबंधित थी, खुद को धर्मगुरु समझने लग गए थे वो, तो ये खुद को नहीं, ये मतलब क्या होता था, ये इसने उनको अधिकार वापस दे दिए कि आप लोग क्या लो, धार्मिक गुरु से संबंधित जो अधिकार थे ना, वो उनको वापस पूरे दे दिए। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। कितने करते इसके, खैराज जो जजिया जकात खैराज और खम्स, खराज और खम्स, 4 करते, चारों टैक्स आपको याद हो। एक कर और था इसका, एक कर और था, उसका नाम था उश्र, उश्र, उश्र कर क्या था, ये उसी टेक्स्ट के साथ लिखो तो वहाँ लिख लो या फिर यहाँ लिख लो। उश्र कर क्या था, उश्र था जो लैंड टैक्स था, भूमि के ऊपर टैक्स था, लैंड का टैक्स था, और लैंड पर यानी भूमि पर लगने वाला टैक्स था। और ये क्या था, किस पर लगता है, ये मुस्लिम पर लगता था, मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर कौन सा था, आपका उस्र था। और उस्र कर किस पर लगता था, ये खास तौर से सिंचाई के लिए लगता था, किसके लिए, सिंचाई के लिए। सिंचाई कैसे, अभी आगे बात आई किसे कैसे सिंचाई की बात आती है, ओके। तो किसने क्या किया कि सिंचाई से संबंधित जो टैक्स था, एक उस्र नामक कर लगाया, लैंड टैक्स था, मुसलमानों पर इसने लगाया था, किसने, इसी फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, इतनी बात आपकी डिटेल में पूरी हो चुकी है। जजिया जकात खराज खम्स और उस्र, ये 5 प्रकार के इसके टैक्स थे, 5 पानी में रहते थे। ओके भाई साहब, नेक्स्ट क्या, एक और टैक्स लिख लो, एक और टैक्स। फिर मतलब इसने काम यही किया, इनका काम क्या था, टैक्स लगाना, बस लोगों को लूटो खाओ ऐश करो। मतलब राजा अच्छा था, बट उस टाइम सत्ता कैसे चलती, टैक्स से। उस टाइम के टैक्स लोगों को दिखते थे, आजकल के दिखते नहीं।
इतना डिफरेंस है। टैक्स आज भी लगता है आप पे। आप एक बाज़ार में 1 रुपये की चॉकलेट लेके आते हो ना, उसमें से भी 10 to 20% गवर्नमेंट के पास जाता है आपका बजट। क्या बहुत बात करते हो आप लोग, है ना। तो बस इतिहास के पन्ने मत खुलाओ, सिर्फ आगे बातों को ध्यान दो। एक टैक्स और कौन सा, हक ए सुरब। अबे नाम कटवाया। देखो हम पहले हुसूरब, ये चेहरा क्या देखते हो, हक ए सुरब। हक ए सुरब क्या था, हक ए सुरब ये था कि जो पानी होता है ना, पानी, हाँ बिल्कुल पानी होता है, पानी पर जो, और पानी किसका, पानी किसका, नहर का। वाह, नहर में पानी होता है, अच्छी बात है। जो नहर का पानी है ना, उस पर लगने वाला टैक्स, और कितने परसेंट लगता था ये 10% लगता था। कितने परसेंट लगता था, 10% टैक्स लगता था। किस पर, नहर का जो पानी था उस पानी पर कितने परसेंट टैक्स लगता था, 10% टैक्स लगता था। बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है। 6 टैक्स हो गए, कौन कौन से, जजिया, जकात, खराज, खम्स, उश्र और सुरब। 6 टैक्स हो गए, बिल्कुल आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। अब एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखो स्टार लगा के। इससे भाई साहब इतने शानदार शानदार फैक्ट्स पूछता है, किससे, इस आपके फिरोज शाह तुगलक से, कि बात ही मत करो इसकी, तो मतलब रट दो। ओके चलो, क्या, रेगिस्तान के इतिहास में चलते हैं और यहाँ पे इसकी बात करते हैं, किसकी, फिरोज शाह तुगलक की। ये लो, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए शहर बसाए। कितने, 300 नए शहर बसाए। शहर बसाना मतलब लोगों को उठाया, बोल तो यहाँ रहेगा, तो यहाँ रहेगा, शहर बस गया। 300 नए शहर बनाए। उसमें से जो 5 तो आज के महानगर बने हुए 5 तो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, सबसे बड़ी बड़ी शहर है 5 तो। कौन कौन से, 5 इनमें प्रमुख थे। 300 बसाए थे, लेकिन 5 का नाम पूछता है, 5 इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से, हिसार, हिसार जानते हो, कौन नहीं जानता इसको, सब जानते हैं। दूसरा फतेहाबाद, फतेह प्लस आबाद, फतेहाबाद, याद करो, राजस्थान ज्योग्राफी बताया था मैंने। जौनपुर, जौनपुर हो गया। नेक्स्ट द नंबर 4 इज फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजपुर। एंड द 5th इज फिरोजाबाद, फिरोज प्लस आबाद, फिरोजाबाद। कौन कौन से, 5 शहर इसके, 300 शहर बसाए थे। 300 में से 5 इसके प्रमुख शहर थे। कौन कौन से थे, हिसार, कौन कौन शहर थे 5 प्रमुख, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद। कितने हो गए शहर, 5 शहर इसके प्रमुख शहर थे। ठीक है भाई साहब, इतनी बातें डिटेल में अपने पढ़ चुके हैं, इसके शहरों को बसा दिया, इतनी बातें आपकी समझ में आ चुकी है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक भाई साहब एक स्टार लगा के एक लाइन और लिखो। और हाँ, जो उसर करके बात बताई थी, कितना था, 1/10, ये उसर करता है ना जो, हाँ ये होएगा, सॉरी 10% होएगा, बात आ गई। अब नेक्स्ट एक लाइन और लिखो। क्या लिखो, एक एक लाइन लिखते रहते पूरे आपके बड़ी बड़ी बातें आ जाएंगी। क्या, ये लाइन लिखो कि पहले आप एक क्वेश्चन मेरे को बताओ कि जो दिल्ली सल्तनत में, जो दिल्ली सल्तनत थी, उसमें नहरों का निर्माण किसने करवाया था, नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था। इसका आंसर तो लिखो आप लोग, कि ये ऐसे लिखो, पूरी लाइन लिखो ऐसे, कि खालिस्तान ने, इतनी सारी जगह छोड़ देना, मतलब देख लो 10 अक्षर का लगभग नाम है, 10 अक्षर आएंगे उसमें। खालिस्तान ने नहर निर्माण शुरू करवाया, खालिस्तान ने नहर निर्माण शुरू करवाया, नहर निर्माण शुरू करवाया। जबकि फिरोज शाह तुगलक ने, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में, कैसे, दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल बिछाया। जाल बिछाने का मतलब क्या हुआ, कि जाल लेके आया और उस जाल में नहरें बिछा दी ना। जाल बिछाने का मतलब कि बहुत सारी नहरें बनाई इसने।
तो नहरों का निर्माण किसने करवाया वो आप खुद लिखोगे, और नहरों का जाल किसने बिछाया वो कौन है, फिरोज शाह तुगलक। गॉट द पॉइंट। दोनों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे आपको, इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। नहरों का जाल बिछा दिया, फलाना सब कुछ कर दिया, और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, इस नहरों के जाल की, नहरों के निर्माण की जानकारी आपको मिलती है किसकी, एक याहिया सरहिंदी, ठीक है ना, ये लाइन लिख लिया आपने, ये नोट लगा लिया। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है आपको याहिया, कैसे, याहिया सरहिंदी, क्या नाम है, याहिया सरहिंदी। इनकी एक बुक है, क्या है इनकी एक बुक, वाह किताब लिखी है, इनकी एक बुक है, और द नेम ऑफ दिस बुक इज, उस बुक का नाम क्या है, तारीख, उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। याहिया सरहिंदी की एक बुक है तारीख ए मुबारक शाही, और उसमें जानकारी मिलती है कि जो ये नहर थी ना, जो नहर, इस नहरों की जानकारी मिलती है। ओके, बात आपको पूरी समझ में आ चुकी है, ठीक है। और नहरों का निर्माण शुरू किसने करवाया, नहरों का निर्माण शुरू करवाया था आपके गयासुद्दीन तुगलक ने। मैंने गयासुद्दीन तुगलक पढ़ाया था, उसने बताया था आपको कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण शुरू करवाया, और जबकि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में नहरों का जाल बिछाया। इतनी बातें आपको पूरी समझ में आ गई होंगी, थम्स अप करो। अब आगे चलते हैं अगली जानकारी पे। आप क्या सोच रहे हो कि आज इतना बोरिंग कैसे लग रही क्लास, बोरिंग नहीं लग रही, आज नए नए फैक्ट्स, बस फैक्ट बताने आपको, इसलिए मैं चीज़ से भटकाने ना, एक बार पूरा फिरोज शाह तुगलक समझ लेते हैं, फिर अपन आगे सैयद पे चलेंगे ना, तब थोड़ी सी अपन रेल बांट लेंगे, समझ गए, हाँ जी रेल बांट लेंगे, समझ गए, रेल बांट लेंगे। ओके चलो ऐसा हो गई, इतनी बातें आपकी हो गई। अब चलो आगे किसके बारे में, इसी की बातें कुछ और करते हैं, इन नहरों से रिलेटेड बात करते हैं, किसकी, नहरों की दरियाओं में हम बहने से क्यों कतराते हैं, कि पानी पर तो श्री राम जी ने पत्थर भी तैरा दिया था, तो हम उनके रहते क्यों घबराते हैं। हाँ जी, अब नहरों का निर्माण करवाया, नहरों के निर्माण की जानकारी कहाँ मिलती है, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही में मिलती है। और तारीख ए मुबारक शाही किसकी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है याहिया सरहिंदी की, ठीक है, ये बात आपकी हो चुकी है। अब किसकी बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं उन नहरों की, बात करते हैं कि जो नहरें थी ना, वो नहरें किस किस पर बनी हुई हैं। नहरें बनी हुई थी आपकी अलग अलग नदियों पर, नदियों पर बनेंगी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल क्या नई जानकारी मिली नदियों पर, यमुना, यमुना पर बनी हुई थी, किससे, यमुना पर बनी हुई थी। और यमुना पर बनने वाली नहर कहाँ से कहाँ तक थी, ये थी मांडल से लेकर के, मांडल टू हिसार, मांडल से लेकर के और हिसार तक कौन सी नहर थी, कौन सी नदी पर बनी थी, कौन कौन सी नदी पर, यमुना नदी पर बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट बनी थी आपकी सतलज पर, सतलज पर भी बनी थी, लेकिन सतलज वाली कोई जानकारी नहीं है, तो बहुत जगह जाती है सतलज वाली, इसकी कोई जानकारी नहीं है। सतलज यमुना, क्योंकि यमुना पर एक और बनी हुई है, यमुना पर एक और बनी है, वो कहाँ से बनी है, वो आपकी, एक मिनट सॉरी, यमुना पर जो बनी हुई है ना, वो मांडल कहाँ पड़ता है आपका, मांडल पड़ता है आपका बिहार में, एक और क्या यही है, मांडल कहाँ पड़ता है आपका, मांडल पड़ता है आपका बिहार में, यानी मांडल टू हिसार आ जाए तो भी ठीक है, और बिहार टू हिसार आ जाए तो भी ठीक है। नेक्स्ट इसकी नहर बनी थी सतलज पर, सतलज की वाली नहर की कोई जानकारी नहीं मिलती है, मतलब ऐसे इतनी, मतलब वो नहीं मिलती कहाँ से कहाँ तक थी, बस नहर थी। नेक्स्ट कौन सी, घग्गर पर, घग्गर पर कौन सी थी, घग्गर पर थी फिरोजाबाद वाली, फिरोजाबाद वाली, घग्गर पर कहाँ थी, फिरोजाबाद वाली इसकी नहरें थी। तो तीन नहरें, यमुना पर बनाई इसने, सतलज पर बनाई इसने, घग्गर पर बनाई इसने। तो इन नहरों की पूरी डिटेल आपको मैंने बता दी है। नहरों की जानकारी कहाँ मिलती है, याहिया सरहिंदी की एक बुक है, कौन सी, जो तारीख मुबारक शाही, उसमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। इतनी बातें हो चुकी हैं। तो सर जी इसने कुछ काम किया या बस ये लगा, भाई साहब इतना ज़बरदस्त काम करा इसने नहरें, वरना आज हम कहाँ इंदिरा गांधी जी की नहर देखते। इसी ने शुरुआत की ना, तो इसके लिए तालियां बजाओ, मतलब इसने आगे बढ़ाया उसको। फिर पहले बजाओ तालियां गयासुद्दीन तुगलक के लिए, बजा ली, अब बजाओ फिरोज शाह तुगलक के लिए कि उन्होंने नहरें चलाई, अच्छी अच्छी बातें की थी। चलिए भाई साहब इतनी बातें हो चुकी हैं, अब चलते हैं आगे, किसकी जानकारी लेते हैं,
जानकारी लेनी जरूरी है तो जानकारी लेते हैं। इसी फिरोज शाह तुगलक ने एक नया विभाग बनाया, मतलब इसने सब कुछ नया नया कांड किया, बिल्कुल नया नया कांड किया। इसने एक नया विभाग बनाया और नए विभाग का नाम क्या था? दीवान ए, अब देखो दीवान ए उस टाइम के नाम लगता था, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। खैरात ऐसे क्या मतलब खैरात बट रही है, समझते हो ना खैरात, ठीक है। चाय की चुस्कियों के साथ करते हैं आगे शुरुआत। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात किसके लिए था? खैरात बांटेंगे तो लोगों के लिए बांटेंगे, तो जन कल्याण के लिए था। किसके लिए था? जन कल्याण के लिए। और जन कल्याण के लिए भी विशेष तौर से किसमें? विशेष तौर से किसमें? छोटे छोटे बच्चों के लिए, विडोज जो थी, विधवा जो थी। एक बात बताइए, जैसे जिस स्त्री का हस्बैंड मर गया उसको बोलते हैं विधवा, तो जिस पुरुष की वाइफ मर गई उसको क्या बोलेंगे? बताइए, नया फैक्ट बताते हैं आपको। अब जैसे विधवा होती है ना, तो विधवा कुछ मतलब जेंडर अगर इसको मेल में ट्रांसफर करें कि मान लें जिस स्त्री का, हालांकि क्यों किसी का मरे, खुदा क्यों ऐसा करे, लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया उसको बोलते हैं विधवा। तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसको क्या बोलेंगे बताइए? तो बच्चों, विधवा के लिए, महिलाओं के लिए, किसके लिए? महिलाओं के लिए, और उसके अलावा अनाथों के लिए। किसके लिए? अनाथों के लिए। ओके, इनके लिए विशेष तौर से ये विभाग शुरू किया गया। कौन सा? दीवान ए खैरात शुरू किया गया। कौन सा विभाग? दीवान ए खैरात, जो जन कल्याण के लिए, बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और जो अनाथों के लिए विभाग शुरू किया गया। ठीक है भाई साहब, इतनी बात है मुझे। देखो सॉरी, बताओ जल्दी, विधवा का जेंडर क्या होता है उल्टा? मतलब सॉरी, विलोम शब्द तो इसका सदवा होता है, विधवा का विलोम होता है सधवा, से आदत है वह सधवा। लेकिन यदि इसको पुल्लिंग में बदलना तो पुल्लिंग क्या होता है? यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसको बोलते हैं विधुर। क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? विधुर। नया फैक्ट मिला ना, दो नए फैक्ट मिल गए। एक तो इसका विलोम मिल गया, विधवा का विलोम क्या होता है? सधवा, ठीक है। और जिस स्त्री का पुरुष मर गया उसको तो बोलते हैं विधवा, और जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसको बोलते हैं विधुर। आ गई, बिल्कुल भी आ गई, ये भी पढ़ने के लिए आ गई। क्या करें, इन दिनों में टायर पंचर करना बंद कर दिया हमने, पंचर की दुकान खराब चलती नहीं थी इसलिए बंद कर दी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के पास कितने, देखिए एक इंपॉर्टेंट स्टार का लाइन है ना, इसके तो सारे के सारे फैक्ट्स ही मस्त मस्त हैं। फिरोज शाह तुगलक के पास कितने? इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब आप सोचते हो इधर से क्यों काउंट करने की? मैंने तो मेरे अकॉर्डिंग किए, पर आप लोग देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। कितने? 1,80,000। क्या थे? रुपया ना, इतने इसके पास गुलाम थे। गुलाम कौन सा गुरुजी? ताछड़ा ना, आदमी अड़च का जो इंसान थे वो गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक अपने पास 1,80,000 गुलाम रखता था। कितने? 1,80,000। और ये दिल्ली सल्तनत में, किसमें? दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक थे। अब सोचो 1,80,000 तो इसके गुलाम थे, तो दिल्ली सल्तनत में ये सर्वाधिक थे। क्या थे? दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक गुलाम थे। ओके भाई साहब, इतनी बात डमन समझ में आ गई। तो इन गुलामों को रखता था तो सर इनके लिए कोई अलग डिपार्टमेंट था क्या? क्योंकि इतने गुलाम 1,80,000 इतने गुलाम रखने के लिए, इनको संभालने के लिए एक विभाग बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल इनके लिए एक विभाग था। कौन सा? दीवान ए बंदगानी, दीवान ए बंदगानी, दीवान ए बंदगानी। याद है? तुर्कान ए चिलेगानी, याद है? कुछ बल किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। ध्वस्त किसने की? बलबन ने। याद है ना? हाँ जी। तो ये कौन थी? दीवान ए बंदगानी। कितने गुलाम थे? 1,80,000। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक गुलाम थे। ओके, ठीक है, गुलामों की बात आ गई। नेक्स्ट बात किसकी आती है? अगली बात आती है आपकी किसकी? अगली बात आती है आपकी जो सेना थी ना, सेना, महासेना। जो सेना थी, महासेना किसमें थी? महासेना उसमें माहिष्मती साम्राज्य में थी, बाहुबली वाले महासेना बोलते थे वो अपनी सेना को, ठीक है ना। जो सेना थी ना, इस सेना का जो पद था उस पद को क्या कर दिया?
वंशानुगत कर दिया। क्या कर दिया? वंशानुगत। मान लीजिए दादाजी सैनिक हैं तो पापा जी भी सैनिक बनेंगे, और पापा जी सैनिक बने तो बेटा जी भी सैनिक बनेंगे, बेटा जी बने तो बेटा जी के यानी पोता जी भी सैनिक बने, पोता जी बने तो पड़पोता जी भी बने, पड़पोता तो चरपोता, फलान पोता, दिमकान पोता, फलान पोता ऐसे क्या था? वंशानुगत चलता रहा। कैसे प्रोसेस थी? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ वंशानुगत। ठीक है ना? तो वंशानुगत पद चलता था किसका? सेना के लिए। यानी मतलब ये है कि एक सैनिक बन गया तो उसके परिवार की लाइफ सेट है, जॉब सेट है उसकी, तो परमानेंट जॉब मिलेगी, है ना? कोई कंपटीशन की तैयारी करने की उनको जरूरत नहीं है। ओके, तो सेना का पद कैसा था? सेना का पद था वंशानुगत था। ओके भाई साहब, इतनी बात ठीक है, हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे किसकी बात करेंगे? इसी फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने और क्या किया? इसने कुछ और बनाए। क्या बनाए? एक तो इसने बनाया दारुल सफा। दार उल सफा। दारुल सफा ये क्या था? ये था भाई साहब, देखो दारू, दवा दारू ऐसे बोलते हैं, दवा दारू, दारुल देखो, दारू दारू, दवा दारू बोलते हैं ना। ये क्या था? दवा दारू कहाँ मिलती है? हॉस्पिटल में। तो ये क्या था? इसका अस्पताल था। दारुल सफा अस्पताल बनाया। कहाँ बनवाया? दिल्ली में। ओके, ठीक है सर जी। नेक्स्ट, दीवान बंदगानी आपको बता ही दिया, दीवान खैरात आपको बता दिया। एक डिपार्टमेंट और बनाया, दीवान ए रोजगार, यानी जो बेरोजगार थे उन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनाया? दीवान ए रोजगार। काश हमारी सरकार भी ये बना ले तो हम जैसे इंसानों की भी कुछ नैया पार हो जाए। हाँ जी, चलिए अब आगे चलते हैं। इतनी बात होगी। दारुल सफ़ा हॉस्पिटल हो गया, दीवान रोज़गार क्या हो गया? आपका रोज़गार से रिलेटेड डिपार्टमेंट हो गया। ओके, उसके बाद बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। आगे समझते चलिएगा एक एक बात समझते चलिएगा। फैक्ट पे फैक्ट आती है। हाँ जी, इसने 5 जो बसाए थे ना शहर, एक फैक्ट आपको बताना भूल गया मैं। 5 शहर कौन से थे? ये जो 5 शहर बताए थे ना, इसमें देखो जौनपुर नाम सुना ना, जोना खां। तो इसने अपने पिता मोहम्मद बिन तुगलक की याद, तुगलक के लिए बनाया था। किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए जौनपुर बसाया था। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। और ये जौनपुर ही पूछता है जाता, जोना खां के लिए जौनपुर, जोना खां के लिए जौनपुर। ओके, ठीक है सर जी, इतनी बातें अपनी होगी। दीवान रोजगार डिपार्टमेंट हो चुका, दीवान खैरात हो चुका, दीवान और दारुल सफ़ा हो चुका, इन सब के बारे में पूरी बातें कर चुके। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट फैक्ट आता है कि इसने, किसने? इस मोहम्मद, इसने सॉरी गया फिरोज शाह तुगलक है ना, इसने 2 लोगों को संरक्षण दिया। किसको? 2 लोगों को संरक्षण दिया। एक तो कौन? जियाउद्दीन बर्नी। अभी उसकी आपको एक किताब बताई थी ना, जियाउद्दीन बर्नी की। कौन सी बताई थी किताब? जियाउद्दीन बर्नी की किताब बताई थी मैंने। कौन सी? तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी की थी ये। तो एक तो जियाउद्दीन बर्नी को शरण दी थी। ओके, दूसरी किसको दी? दूसरा था शम्स ए सिराज अफीम। अब नाम था भाई साहब, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, कहीं घर पे लट लेके पहुंच जाओ मेरे, ये नाम रखा तो रखा कैसे। ठीक है, तो शम्स ए सिराज अफीम इसका नाम था। इन दोनों को क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने संरक्षण, संरक्षण बोले तो पी बोले तो प्रोटेक्शन दी। इनको क्या दी? इनको संरक्षण दिया। किसको? जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीम को। ओके, ठीक है सर, इतनी बात हो गई। अब चलते आगे। अब इसने और काम किए। क्या काम किए? देखो ध्यान से। इसने क्या किया? जो अपने फिरोज शाह तुगलक था ना, इस फिरोज शाह तुगलक ने एक चीज़ को लूटा। किसको? इसने जो ज्वालामुखी एक मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर, इस ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय को लूट लिया। किसको? पुस्तकालय को। देखिए सबसे मतलब हर एक राजा का ना एक एक या दो एक मतलब उसके ऐसे होते हैं जो उसके जीवन में ऐसा नहीं होता ना,
तो मतलब दी बेस्ट राजा था। जैसे अकबर का वो एक नरसंहार, इस फिरोज शाह तुगलक का जो ये पुस्तकालय वाला ये कांड है, और जो अपने अलाउद्दीन खिलजी का उसका वे वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हवस, उसकी हवस। और जैसे अपने मोहम्मद बिन तुगलक था उसका ज़्यादा ही मतलब प्रयोग धर्मी होना। तो ये कुछ एक इनकी थी क्या थी, रजिया, रजिया का स्त्री होना। ये इनके वो कमज़ोरियाँ थी जो इनके राज पूरे शासन को लूटा बैठी, ठीक है ना। ये कमज़ोरियाँ नहीं थी, हर एक इंसान में देखो कुछ ना कुछ इसका डिमोटिव जो होता है, कुछ ना कुछ इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, वीक पॉइंट होता है, और वो वीक पॉइंट उसको इंसान को हमेशा कमज़ोर रखता है। ओके, तो ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय की जो उसको लूटा, और लूट करके क्या किया, वहाँ पर जो किताबें थी ना उन किताबों का इसने करवाया ट्रांसलेशन, अनुवाद करवाया। किसने, अनुवाद किससे करवाया, अनुवाद कराया अप्पाउद्दीन से। किससे करवाया, अप्पाउद्दीन से। और कौन सी भाषा में करवाया, फारसी लैंग्वेज में करवाया। कौन सी लैंग्वेज में कराया, फारसी में अप्पाउद्दीन से अनुवाद करवाया। और अनुवाद कराना कितने ग्रंथों का करवाया, 1300 ग्रंथों का अनुवाद कराया। कितने ग्रंथों का अनुवाद कराया, 1300 ग्रंथों का अनुवाद कराया। और इन अनुवाद किए हुए ग्रंथों को क्या नाम दिया, इनको नाम दिया दलायते, दलायते फिरोज शाही। क्या नाम दिया इनको, दलायते फिरोज शाही नाम दिया। यानी ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय को लूटा, इससे 1300 पुस्तकों का अप्पाउद्दीन से फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। और उन अनुवाद की हुई किताबों का उसके जो ग्रुप था उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया दलायते फिरोज शाही। क्या नाम दिया, दलायते फिरोज शाही। ओके भाई साहब, इतनी बात इसकी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात आती है अगली, अगली बात क्या आती है, अगली बात इस फिरोज शाह तुगलक के बारे में और आती है। सर ये फिरोज शाह तुगलक है क्या, भाई साहब काफ़ी बड़ा राजा था, नाम था, सिक्का चलता था इसके नाम का। तो इस सिक्कों की बात करते हैं, सिक्कों की बात करते हैं तो सिक्कों में क्या था कि इसने क्या किया, चांदी प्लस तांबा, चांदी और तांबे को इनको मिलाया और मिलाकर क्या बना दिया, मिश्रित सिक्का बनाया। कैसा, मिश्रित सिक्का बनाया। और उनको नाम क्या दिया, उनको नाम दिया अद्दा। एक तो क्या नाम दिया, अद्दा, और दूसरे को क्या नाम दिया, विक। दो टाइप के सिक्के बनाए, उनमें से एक को नाम दिया अद्दा, एक को नाम दिया विक। जिसमें चांदी की मात्रा ज़्यादा थी उसको अद्दा नाम दे दिया, जिसमें चांदी की मात्रा कम थी उसका नाम दिया विक, ठीक है ना। तो एक को नाम दे दिया अद्दा और एक को नाम दिया विक। ओके, यानी मतलब क्या रहा, इसने चांदी और तांबे के सिक्कों को मिलाया, मिश्रित सिक्के बनाए, नाम क्या दिया, अद्दा और विक। अद्दा छोटा था, विक बड़ा था, ठीक है ना। ठीक है सर, इतनी जानकारी हो गई। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, नेक्स्ट बात आती है इसके निर्माण कार्य। इसने क्या क्या बनवाए, क्या से क्या बनवाए, इसने बनवाए कुछ कुछ चीज़ें, देखिए ध्यान से। अब अगला इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा करता है, इतिहास के पन्नों से इस बात को उठाया करता है। बस सब कुछ अंतिम चंद पल बचे हैं इस फिरोज शाह तुगलक और इस तुगलक डायनेस्टी के, तो अंतिम घड़ी इसकी, अंतिम सांसें चलने शुरू हो गई इसकी। ओके भाई साहब, फिर सैयद 20 मिनट 15 मिनट का काम है, सैयद और फिर लोधी 10 मिनट का काम है, बस मैटर खत्म। अब चलते हैं किसकी बात, इसने बनाया एक स्टार लगा लीजिए, खान ए जहां तेलंगानी। नाम लिख लीजिए पहले तो, खान ए जहां तेलंगानी, तेलंगानी, ठीक है। खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया। क्या बनवाया, मकबरा बनवाया। कौन सा, खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया। और ये किसकी, ये जो जेरूसलम है ना, जेरूसलम को वर्तमान यरूशलेम बोलते हैं, जेरूसलम की जो एक मस्जिद है, उमर की मस्जिद, किसकी, उमर की मस्जिद, जेरूसलम की उमर की मस्जिद के समान है। किसके समान, जेरूसलम की उमर की मस्जिद के समान है। कौन सा, खान ने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया, और एक किसके समान, जेरूसलम की उमर की मस्जिद के समान है। किसके समान, जेरूसलम की उमर की मस्जिद के समान। और इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो खान है जहाँ तेलंगाना का जो मकबरा है ना,
ये कैसा है, ये भारत का पहला मकबरा है, ध्यान सुनना पूरी बात। भारत का पहला मकबरा जो किस में बना है, जो अष्टकोणीय, किसमें, अष्टकोणीय पद्धति में बना है। कौन सी पद्धति में बना है, ये बना है आपका अष्टकोणीय पद्धति में। यानी जो भारत का पहला ऐसा मकबरा है, कौन सा, खाने जहाँ तेलंगाना का मकबरा जिसको यरूशलेम की उमर मस्जिद के समान है, ये कैसे है, अष्टकोणीय पद्धति में। अष्टकोणीय मतलब एक ओक्टा, ओक्टा 8 कोण है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, मतलब हेलो ऐसे देखो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ लो, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे अष्टकोणीय, यूँ मतलब ऐसे शानदार डिजाइन बना हुआ 8 कोणों का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोणों का, तो अष्टकोणीय पद्धति बना हुआ। कैसे बोले, ऑक्टाहेड्रल शेप में बना हुआ है, अष्टकोणीय पद्धति बना हुआ है। कैसे, इसका निर्माण किसने, खाना जहाँ तेलंगानी मकबरा था, जेरूशलेम की उमर मस्जिद के समान है। ओके, नेक्स्ट क्या, अगला इसी के बारे में एक फैक्ट हो रहा था, क्या आता है कि इसने फिरोज शाह कोटला, आप नाम सुना है, क्या नाम सुना है, फिरोज शाह कोटला, मैदान है सर ये तो क्रिकेट का, फिरोज शाह कोटला, बिल्कुल फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला दुर्ग बनवाया इसने, इसने क्या बनाया, दुर्ग बनवाया। जो क्रिकेट का स्टेडियम है ना, वो भी इसी का बना है। तो फिरोज शाह कोटला इसने दुर्ग बनवाया। ठीक है भाई साहब, इतनी इसने निर्माण कार्य करवा दिए, फिरोज शाह कोटला दुर्ग बना दिया और फिरोज शाह जो कोटला मैदान बनवा दिया। ओके, एक था एल्फिंस्टन, कौन था, इतिहासकार था, याद है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसने कुछ कहा था। एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा था, एल्फिंस्टन की बुक थी मोहम्मद जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा कहा था इसने, किसने, एल्फिंस्टन ने। तो इसने इसी फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा, इस फिरोज शाह तुगलक का सल्तनत काल, सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत है ना, सल्तनत काल का अकबर का, इसको क्या कहा, सल्तनत काल का अकबर कहा। क्या कहा इसको, सल्तनत काल का अकबर, या फिर इसका एक नाम और किया, कल्याणकारी, कैसा, कल्याणकारी निरंकुश राजा, कल्याणकारी निरंकुश शासक नाम दिया। कैसा नाम दिया, कल्याणकारी निरंकुश शासक नाम दिया। किसने दिया, इस एल्फिंस्टन ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में फिरोज शाह तुगलक को क्या नाम दिया, सल्तनत काल का अकबर या फिर कल्याणकारी निरंकुश राजा या शासक नाम दिया। ये आपका फिरोज शाह तुगलक कंप्लीट। इसकी मृत्यु कब हुई, फिरोज शाह तुगलक एक्सपायर कब हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। सितंबर 1388 में ये भाई साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और चले गए तो फिरोज शाह तुगलक समाप्त हो गए। अंतिम राजा बना कौन, इस फिरोज शाह तुगलक के बाद राजा बना नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नासिरुद्दीन, लिखने पड़ सी बोलोगे, चलो हेडिंग लगा, नए पैसे लगाए, राजा तो ये भी है ना, इसकी भी क्यों इंसल्ट करें अपन। तो क्या नाम था इसका, जो नया राजा बना उसका क्या नाम था, उसका नाम था नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नया राजा कौन बना, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज कराऊंगा पूरा, ध्यान सुनना। एक मिनट, सॉरी, एक चीज़ और रहेगी, 2 चीज़ और रहेगी, एक मिनट हेडिंग में लगाइएगा एक बार। फिरोज शाह तुगलक के बारे में 1-2 फैक्ट और रहेंगे, ये पेज खाली बच गया था ना, देखा था। एक किसी ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने, इंपॉर्टेंट लाइन आपको पहले मैं लिखवा चुका हूँ वैसे ये बात है, फिरोज शाह तुगलक ने जो कुतुब मीनार थी, याद आया कुछ कुछ, कुतुब मीनार शुरू किसने करवाई, आगे किसने बढ़ाया, इसने करवाया, इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार को शुरू किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे किसने बढ़ाया, इल्तुतमिश ने। और पूरा किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। 3 पॉइंट कुतुब मीनार से रिलेटेड, बात खत्म। ठीक है, कई जगह बोलते हैं इसकी मृत्यु 1388 में हुई, कई जगह बोलते हैं इसकी मृत्यु 1376 में निकल ली। भाई साहब देखो, अलग अलग बातें अलग अलग बोलते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें
कुंडली नहीं देखनी इनकी, क्या कुछ हुआ, बस मैटर खत्म कि हो गया तो हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद इसने एक काम और किया, क्या किया, इसने खिड़की मस्जिद बनवाई। कैसी, कौन सी मस्जिद, खिड़की मस्जिद बनवाई। कहाँ पर, दिल्ली में बनवाई। कहाँ पर, खिड़की मस्जिद बनवाई, दिल्ली में बनवाई। किसने, खिड़की मस्जिद बनवाई, दिल्ली में बनवाई। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। समझ गए, यानी खिड़की मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने। और अंतिम कौन है, अब आएगा कौन सा, नासिरुद्दीन महमूद। कौन आएगा, नासिरुद्दीन महमूद। सिर्फ इसके बारे में इतना लिख रहा है कि ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। क्या था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और इसने क्या हुआ, तुगलक वंश का अंतिम शासक था और अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु का, इसके समय किसका आक्रमण हुआ, इसके समय जो तैमूर लंग था ना, तैमूर लंग ने इस पर अटैक किया था। किस पर, तैमूर लंग ने इस पर अटैक किया। किस पर, इस फिरोज शाह, सॉरी, इसने नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक पर किसने आक्रमण किया, तैमूर लंग ने आक्रमण किया 1393 में। और 1398 में इसकी हो गई मृत्यु। और मृत्यु की, सॉरी एक मिनट, 1300 मतलब इसकी लगभग 1400 के आसपास, 1413 के आसपास मृत्यु हो गई इसकी, 1413 के आसपास, 1413 में इसकी होगी मृत्यु। और 1413 में इसकी मृत्यु होने के साथ ही क्या समाप्त हो गया, आपका तुगलक वंश समाप्त हो गया। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन पूछेगा, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ओके, इतनी बात क्लियर, फटाफट मारते हैं रिपीट। ओके, चलो मार लो। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, फटाफट चलिए, पेपर पेन उठा लीजिए, बंद कर लीजिए। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, जानकारी कहाँ से मिलती, तारीख फिरोज शाह से मिलती है। किसकी है तारीख फिरोज शाह, जियाउद्दीन बर्नी की। और फतुहात फिरोज शाह जो इसकी आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक की फतुहात फिरोज शाह। ये बोर्ड कैसा लगा, अच्छा लगा ना, बताइए। 2 बार इसने अपना राज्याभिषेक करवाया, पहली बार थट्टा में करवाया दिल्ली, दूसरी बार करवाया दिल्ली में। और कासिम अमीर उल मोमिन, ये क्या था इसका, क्या था इसका, कासिम अमीर उल मोमिन क्या था, उपाधि दी थी इसको गुरु ने, धर्मगुरु था उसने। 4 प्रकार के टैक्स लगाए, 4 नहीं 6 प्रकार के थे। 4 प्रकार के टैक्स बड़े थे, खराज, खम्स, जजिया और जक़ात। खराज, खम्स, जजिया और जक़ात। और फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम शासक था, इसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक कौन, फिरोज शाह तुगलक। अगली जानकारी, उलेमा वर्ग जो था ना, धार्मिक गुरु, उसको इसने अधिकार प्रदान कर दिया। और उसर नामक एक जो सिंचाई कर या फिर जो लैंड टैक्स है वो भी इसने लगाया। ठीक है, हक ए शुर्ब नामक इसने जो पानी पर टैक्स लगाया, हक ए शुर्ब नामक एक पानी पर टैक्स लगाया। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, जो 1/10 था, 1/10 था उत्पादन का। 300 नए शहर बसाए इसने, उसमें से 5 कौन कौन से थे, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर अपने जो जोना खां की याद में, और जो फिरोजाबाद। 5 शहर बसाए इसने, 5 शहर बसा दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगली बात है, गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण शुरू करवाया, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल बिछा दिया, बहुत सारी नहरें बनवाई। या सरहिंदी की एक बुक आती है, कौन सी, तारीख मुबारक शाही, उसमें किसकी जानकारी मिलती है, इसी फिरोज शाह तुगलक की जानकारी मिलती है। ओके, नहरों की जानकारी मिलती है। यमुना पे, घग्गर पे और सतलज पे, इन तीनों नदियों पे इसने क्या बनाया, इन तीनों नदियों पे इसने बनाई नहरें। नेक्स्ट क्या, दीवान खैरात नामक एक जो डिपार्टमेंट बनाया जन कल्याण के लिए, इसमें बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए ये डिपार्टमेंट इसने बनाया था। नेक्स्ट क्या है, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 जो क्या थे, गुलाम थे। और ये सल्तनत काल में सर्वाधिक गुलाम थे। इनका विभाग कौन सा था, दीवान बंदगानी। सेना के लिए जो पद इसका, सेना का पद जो है वंशानुगत कर दिया। सेना का पद कैसा कर दिया, सेना का पद कर दिया इसने वंशानुगत कर दिया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगली जानकारी, दारुल सफ़ा नामक इसने हॉस्पिटल बनाया और दीवान रोजगार नामक एक नया डिपार्टमेंट शुरू करवाया। अगली क्या, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीम, इन दोनों को शरण किसने दी, इसी फिरोज शाह तुगलक ने इनको शरण दी। नेक्स्ट क्या है, ज्वालामुखी मंदिर का पुस्तकालय को इसने लूटा और वहाँ से अप्पाउद्दीन से उनका फारसी में अनुवाद करवाया, दलायत फिरोज शाही के नाम से इनका अनुवाद करवाया। ठीक है, नेक्स्ट अगले, चांदी के तांबे को और चांदी और तांबे के सिक्के को मिश्रित बना करके और 2 सिक्के जारी किए गए, कौन सा, अद्दा और विक जारी किया गया। क्या जारी किया गया, अद्दा और विक जारी किया गया। ठीक है,
खान जहाँ तेलंगानी का मकबरा किसने बनाया? खान जहाँ तेलंगानी का मकबरा बनाया जेरूसलम की जो उमर की जो मस्जिद है ना उसके समान है जेरूसलम की। और ये भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो अष्टकोणीय पद्धति बना हुआ है। कैसे कोणीय में? अष्टकोणीय पद्धति बना हुआ है। कैसी कोणीय पद्धति में? अष्टकोणीय पद्धति में। नेक्स्ट अगला आता है फिरोज शाह कोटला मैदान। फिरोज शाह कोटला दुर्ग बनाया और फिरोज शाह कोटला मैदान बनाया। एल्फिंस ने इसको सल्तनत काल का अकबर कहा और कल्याणकारी निरंकुश शासक इसको कह दिया। किसको? इस फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है। सितंबर 1388 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1300 जो कुतुबुद्दीन जो सॉरी कुतुब मीनार का इसने जो 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था और इसने खिड़की मस्जिद का भी निर्माण दिल्ली में करवाया था। ठीक है, इतनी बातें हो चुकी। उसके बाद क्या कि अंतिम इसके बाद अंतिम शासक था जो नासिरुद्दीन महमूद, उस पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और वो मर गया। और उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत अपनी जो फिरोज जो तुगलक वंश है वो अपना समाप्त हो चुका। अगला वंश कौन सा आता है? राइट डाउन द हेडिंग। नेक्स्ट डायनेस्टी इज सैयद वंश। कौन सा? नेक्स्ट वंश कौन सा आता है? नेक्स्ट वंश आता है आपका सैयद। सैयद डायनेस्टी। 2 मिनट हम पी लेते पानी, आप हेडिंग लगा लीजिए। सैयद वंश आज अभी चिपका दें थोड़ी देर में, बस 5 मिनट का काम है सैयद वंश का। सैयद वंश का बस 5 मिनट का काम है। चलिए फिर बस के बाद लोधी बचेगा। लोधी भी आज खींच खा देंगे लगभग, नहीं भी खींचा जाएगा ना लोधी पूरा, तो लोधी को बस थोड़ा सा छोड़ के और अगले सेशन में क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। पीछे वाले जितना भी पढ़ाया ना उस सब का पूरे क्वेश्चन करवाएंगे दबा के, कम से कम 50-60 क्वेश्चन करवाएंगे आराम से, है ना, विद एक्सप्लेनेशन। सैयद वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहले बात आता है वंश का पापा जी कौन थे? वंश के पापा जी थे खिज्र खां। कौन थे? कौन था वो? कौन था वो? कहाँ से हुआ है? खिज्र खां। किसका? कौन सा खां? खिज्र खां का। ये खिज्र खां क्या था? ये खिज्र खां राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? मुल्तान का गवर्नर था। और ये बात आप बता दीजिए कि हु इज़ द सुल्तान ऑफ मुल्तान। ठीक है ना। अब देखो ये किसका? ये खुद को खिज्र खां स्वयं को प्रॉफिट मोहम्मद, जो पैगंबर मोहम्मद है ना, पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद जिसको बोलते हैं, पैगंबर मोहम्मद, उनका वंशज मानता था खुद। क्या मानता था? कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद का वंशज हूँ। ठीक है, हो गया। इसके टाइम क्या हुआ? इसने देखो एक तो तैमूर के नाम पर, किसने? एक तो इसने तैमूर के नाम पे और एक इसने शाहरुख, जो तैमूर के वंशज थे शाहरुख, इन दोनों के नाम पर इसने क्या जारी किए? इसने सिक्के जारी किए। सैफ अली खान वाला सैफ अली खान जी वाला तैमूर नहीं, तैमूर के और शाहरुख के नाम पर इसने सिक्के जारी किए। ओके, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। इंपॉर्टेंट लाइन लिखना, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। तो क्या ली? इसने रैयत ए आला, रैयत ए आला, आला रे आला, रैयत ए आला की इसने उपाधि या प्रतिनिधि, मतलब रैयत आला का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि। ये इसने उपाधि ली थी। स्टार लगा लेना, ये रैयत ए आला पूछता है। रैयत ए आला की इसने क्या ली थी? उपाधि ली थी। ठीक है, इसके बाद इस वंश का अंतिम राजा कौन था? बस वंश कंप्लीट। इस वंश का अंतिम राजा था अलाउद्दीन खिलजी ना, अलाउद्दीन आलम शाह। इस वंश का अंतिम राजा कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह है। खिज्र खां का बेटा बना था मुबारक खां। खिज्र खां का बेटा कौन था? मुबारक खां। मुबारक खां क्या था? यहिया बिन सरहिंदी को इसने संरक्षण दिया था। पता है आपको? पूरी डिटेल आपको पता है, पूरी बताई हुई मुबारक खां के बारे में, है ना। देखो थोड़ा सा वो लिखना चाहो ना तो लिख लो, क्या कि इस खिज्र खां के बाद बना मुबारक खां। मुबारक खां के बारे में थोड़ा सा वो लिख लो चाहो तो। मुबारक खां, इसने एक काम क्या किया कि इसने जो सरहिंदी था ना, याहिया बिन सरहिंदी, याहिया बिन सरहिंदी, इसको क्या दिया? याहिया बिन सरहिंदी को क्या दिया इसने याहिया बिन सरहिंदी को प्रोटेक्शन दी। क्या दी इसने? याहिया बिन सरहिंदी को प्रोटेक्शन दी। इसलिए याहिया बिन सरहिंदी ने क्या लिखी थी? तारीख ए
मुबारक शाही, क्या लिखी थी? तारीख मुबारक शाही लिखी थी। ठीक है, और अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह है। कौन था इस वंश का अंतिम शासक? अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह है। और कब मर गया? 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह निकल लिए भाई साहब, और उसी के साथ सैयद वंश आपका फिनिश। मारते हैं रिपीट, किसका? सैयद वंश का। सैयद वंश, सैयद वंश का संस्थापक कौन? खिज्र खां। बस सैयद वंश का संस्थापक और आपका अंतिम शासक 2 याद रख लो, काफ़ी है। ये संस्थापक क्या करता है? खुद को प्रॉफिट मोहम्मद का जो वंशज मानता था, किसको? प्रॉफिट मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद का। और ये क्या बोलते हैं? मुल्तान का गवर्नर था। इसने जो तैमूर और शाहरुख के नाम पर इसने सिक्के जारी किए थे। इसने सुल्तान की उपाधि ना लेकर इसने रैयत ए आला की उपाधि ली थी। ठीक है, और उसके बाद अगली बात क्या आती है? अगली बात आती है इसके तारीख के मुबारक खां की। मुबारक खां ने याहिया बिन सरहिंदी को क्या दिया? याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। और याहिया बिन सरहिंदी ने क्या बुक लिखी? तारीख ए मुबारक शाही लिखी। और तारीख ए मुबारक शाही में किसकी जानकारी मिलती है? तारीख ए मुबारक शाही में जानकारी मिलती है आपकी इसी किसके बारे में? मतलब जो आपको पहले जो नहरों के निर्माणों की पूरी जानकारी मिलती है, वो बातें हो चुकी थी। और अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। गॉट द पॉइंट? सैयद वंश कंप्लीट। राइट डाउन हेडिंग लोदी वंश। कौन सा वंश? लोदी वंश। कौन सा वंश? लोदी वंश। लगा लीजिए हेडिंग। करते हैं शुरू आज का समाचार। लोदी, नॉट मोदी जी, लोदी जी। लोदी वंश भाई साहब, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे। भारत का प्रथम अफगान वंश कैसा वंश? भारत का प्रथम अफगान वंश था। भारत का कौन सा वंश था? भारत का प्रथम अफगान वंश था ये। और इस वंश का संस्थापक कौन? द वन एंड ओनली बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। इस वंश का संस्थापक कौन? इस वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। कौन था इस वंश का संस्थापक? इस वंश का द फाउंडर ऑफ द लोदी डायनेस्टी इज बहलोल लोदी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बहलोल लोदी का। स्वागत है बहलोल लोदी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। बहलोल लोदी, देखिए जब ये राजा बना, जब ये छोटा बच्चा था, बोर्नवीटा पीता था, बड़ा हो गया तो क्या हुआ? आज भी बोर्नवीटा खाता है। हाँ जी, बहलोल लोदी ने क्या किया? 2 रुपये गोलगप्पे खाए। ये जब राजा बना तो किस नाम से बैठा गद्दी पे? ये बैठा, नाम देखिए, बहलोल शाही गाजी। सॉरी, बहलोल शाह नॉट शाही, बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कहाँ पर बैठा? दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और अपने सरदार है ना, जो इसके सरदार थे ना, अपने सरदार है ना, उन सरदारों को ये एक नाम देता था। क्या? जो अपने सरदार थे ना इसके, उन सरदारों को एक नाम देता था। क्या नाम देता? मकसद ए आली। जो इसके सरदार थे ना, सरदार मकसद ए आली या मकसद ए अली, जो इसके सरदार थे ना, उन सरदारों के मकसद ए अली के नाम से बुलाता था। इसने, इस बहलोल लोदी ने क्या करता था? ये बहलोल लोदी करता था कि यदि इसके सुल्तान खड़े हो गए ना, मतलब इसके जो सरदार, सुल्तान नहीं, यदि इसके सरदार खड़े हो गए, मान लो सरदार खड़े कैसे, मतलब जैसे दरबार लगा हुआ है, अचानक सरदार खड़े हो गए, तो ये खुद भी उन सरदारों के सम्मान में खड़ा होता है। ये होती है एक राजा की रियल विशेषता कि यदि राजा क्या करते हैं यहाँ आज के बहुत सारे, मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप खुद समझ जाओ कि क्या करते हैं कई लोग कि बड़े होते हैं ना, जब उन छोटों को रेस्पेक्ट नहीं देते उनका मतलब ऐसे कोई इज्जत नहीं करते, वैसे मतलब ऐसे करके करते हैं। ऐसा नहीं होता भाई साहब, गिव रेस्पेक्ट। अगर आप उनका रेस्पेक्ट चाहते हो ना उनसे, तो आप उनको रेस्पेक्ट दीजिए। इफ यू वांट टू रेस्पेक्ट देन यू शुड गिव रेस्पेक्ट। ठीक है ना? तो बहलोल शाह लोदी, सॉरी बहलोल शाह गाजी के नाम से बैठा, मकसद आली अपने सरदारों कहता था, और सरदारों के खड़ा होने पर यह खुद दरबार में खड़ा होता था। इसने स्वयं को कभी भी सुल्तान नहीं माना। स्वयं ने क्या कहा कि मैं कभी भी खुद को सुल्तान नहीं मानता। इसने कभी भी स्वयं को सुल्तान नहीं माना। ओके, ठीक है।
अगली बात क्या, इसने बहलोली सिक्के चलाए। कैसे सिक्के चलाए? बहलोली सिक्के चलाए। किसने? इसने कौन से सिक्के चलाए? बहलोल सा लोधी था तो बहलोली सिक्के चलाए इसने। बहलोल लोधी ने कौन सिक्के चलाए? बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के या बहलोल सिक्के चलाए। ठीक है, बहलोल सिक्के चलाए। उसके बाद इसकी दो विजय थी, दो अभियान थे इसके। जौनपुर, एक एक अभियान कौन सा था? एक विजय थी इसकी जौनपुर विजय। जौनपुर विजय में किसको हराया? देखो, जौनपुर विजय में इसने हराया हुसैन शाह को। किसने? इतना कोई डिटेल रखने की जरूरत नहीं है, हुसैन शाह को इसने हराया था जौनपुर में। जौनपुर में हुसैन शाह को हराया। और ग्वालियर में दूसरा कौन सा? ग्वालियर में कीर्ति देव को हराया। किसको? कीर्ति देव को। जौनपुर में तो किसको हराया? हुसैन शाह को हराया। और ग्वालियर में कीर्ति देव को हराया। ग्वालियर में किसको हराया? कीर्ति देव को। बहलोल लोधी कंप्लीट, बात खत्म। बस छोटे छोटे पॉइंट से कहा था ना, बस ये शुरुआत वाले 3 बड़े, ये छोटा छोटा। इसके बाद इब्राहिम लोधी, बस इब्राहिम लोधी थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसका तो खानवा का युद्ध, सॉरी खानवा क्या, जो अपने कौन सा था, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में कौन सा जो था, अरे यार अब नाम ध्यान में नहीं आ रहा, कौन सा युद्ध था रहा है? हाँ पानीपत, सॉरी पानीपत, रे बैटल ऑफ पानीपत, हाँ याद आ गया। इब्राहिम लोधी और खान जो सांगा के बीच में पानीपत का बैटल होगा, वो आपको समझाना पड़ेगा डिटेल से, और कोई इतनी खास बात नहीं है। ठीक है, तो जौनपुर विजय किसके? हुसैन शाह को हराया। और ग्वालियर के कीर्ति देव को हराया। ठीक है, ये आपका हो गया बहलोल लोधी। नाउ राइट डाउन द हेडिंग, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी हेडिंग लगा लीजिए, सिकंदर लोधी। ओ सिकंदर झांक ले दिल के अंदर। सिकंदर लोधी के बारे में बात करते हैं। सिकंदर लोधी क्या था? सिकंदर लोधी राजा बना 1489 में। 1489 से बनकर के ये लगभग 1517 तक रहा था। 1517 तक राजा था सिकंदर लोधी, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। सिकंदर लोधी की, इसकी माता क्या थी? जो सिकंदर लोधी है ना, सिकंदर लोधी, इसकी माता हिंदू थी। क्या थी? माता हिंदू थी। ओके, ठीक है। इसने देखो, इसने एक इम्पोर्टेंट काम किया सिकंदर लोधी के बारे में। इतनी बातें जान लिया आपने ना, अब इसकी स्टार लगा लीजिए सिकंदर लोधी के बारे में। इम्पोर्टेंट काम क्या किया सिकंदर लोधी ने? सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। कब? 1504 में तो आगरा की स्थापना की, और 1506 में आगरा को राजधानी बना दिया। यानी अगर पूछे कि दिल्ली की राजधानी, दिल्ली से राजधानी आगरा कौन लेकर के गया, तो सिकंदर लोधी इज द करेक्ट आंसर। गॉट द पॉइंट? समझ आया? क्या होगा कि 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की, और आगरा से राजधानी 1506 में दिल्ली ले गया। आगरा को इसने क्या बनाया? राजधानी बना दिया। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया? इसने जो वजीर, इसका एक वजीर था, ध्यान सुनिएगा इस चीज़ को, इस फैक्ट को ध्यान समझिएगा। इसका एक वजीर था मियाँ मुआ। इस वजीर मियाँ मुआ के लिए सिकंदर लोधी ने मोट की मस्जिद बनवाई है। कैसी मस्जिद बनवाई? मोट की मस्जिद। एंड वेयर इज इट सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। और दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई। और इसने, इस वजीर मियाँ मुआ ने जो संस्कृत का आयुर्वेद था ना, संस्कृत का जो आयुर्वेदिक जो ग्रंथ था संस्कृत का, उसका इसने किस में अनुवाद किया? उसका इसने फारसी में अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया? इस संस्कृत का। देखो, मियाँ मुआ के लिए मोट की मस्जिद किसने बनवाई? सिकंदर लोधी ने। किसने बनवाई? मियाँ मुआ के लिए मोट की मस्जिद दिल्ली में किसने बनाई? सिकंदर लोधी ने। इस मियाँ मुआ का इतना जिक्र क्यों आया? क्योंकि मियाँ मुआ ने संस्कृत के जो आयुर्वेदिक ग्रंथ था ना, उसका फारसी में अनुवाद किया, और फारसी में अनुवाद करके उसको नाम दिया फरहंग ए सिकंदरी। क्या नाम दिया? फरहंग ए सिकंदरी। ठीक है ना? यानी मियाँ मुआ की जो मोट की मस्जिद है, मियाँ मुआ ने किसका? संस्कृत के जो आयुर्वेदिक ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया फरहंग ए सिकंदरी के नाम से। किसमें? फारसी में। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में अगला फैक्ट क्या आता है? अगला फैक्ट इसके बारे में आता है क्या?
अगला फैक्ट आता है, इसका जो स्वयं का मकबरा ना, इसने स्वयं का मकबरा कहाँ बनवाया? स्वयं का मकबरा बनवाया दिल्ली में, यानी जीवता जी आपकी कब्र बनवा दी। स्वयं का मकबरा बनवाया दिल्ली में, और इस मकबरे पर कैसा गुंबद है? इस मकबरे पर दोहरा गुंबद है। कैसा गुंबद है? दोहरा गुंबद। और ऐसा पहला मकबरा है, कैसा? पहला मकबरा है जिसके चारों ओर 4 दीवारी हैं। कैसी दीवारें हैं? चारों ओर इसके चारों ओर क्या आपके 4 दीवारें हैं। चारों क्या है? चारों ओर इसके क्या आपकी 4 दीवारी है। किसके मकबरे के? इस जो अपने सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के मकबरे के चारों ओर 4 दीवारी हैं। ठीक है भाई साहब, स्वयं का मकबरा बनवा लिया, चारों ओर 4 दीवारी बनवा ली। उसके बाद इसने भूमि की पैमाइश की। भूमि की पैमाइश करेगी, इसने सिकंदरी गज दिया। कौन सा गज दिया? सिकंदरी गज। मापने के लिए एक पैमाना था, 30 इंच इसकी माप थी। 30 इंच का मतलब 39 अंगुल। अपन बोलते हैं इतने अंगुल, तो 30 इंच का इसकी माप थी। 30 इंच का इसने सिकंदरी गज दिया। 30 इंच का मतलब क्या हो गया? 39 अंगुल का। ठीक है, किसने? सिकंदर लोधी ने दिया। किसने दिया? सिकंदर लोधी ने दिया। ओके भाई साहब, इतनी बात आपको ठीक है। एक इसके बारे में लिखना, ये गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। क्या नाम था? गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। कौन? ये सिकंदर लोधी। ये सिकंदर लोधी खुद का नाम गुलरुखी लिखकर गुलरुखी के नाम से क्या लिखता था? कविता लिखता था। क्या लिखता था? कविता को लेटर लिखता था। क्या? गुलरुखी के नाम से। ओके ठीक है, इतना लिखिए। और अब अगली हेडिंग लगा लीजिए, द लास्ट एम्परर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द लास्ट एम्परर ऑफ लोधी डायनेस्टी इज इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। अब अंतिम हेडिंग लगानी है आपको, इब्राहिम लोधी। हाँ जी, उसके बाद किसकी बात करते हैं? अंतिम आपका शासक आता है कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की बात करते हैं। अरे पापा जी थे। इब्राहिम लोधी की बात करते हैं। इब्राहिम लोधी कब से कब तक? 1517 में राजा बना और 1526 तक। कब से कब तक? 1517 से लेकर के 1526 तक। कितने साल रहा? अंतिम 9 साल रहा। और इसका कल्याण किसने कर दिया? इसका कल्याण कर दिया बाबर ने। ठीक है ना, किसने कर दिया? बाबर ने इसका कल्याण कर दिया। किसका? इब्राहिम लोधी का। ओके, हाँ जी, इब्राहिम लोधी को देखते हैं। चलते हैं, चलो इब्राहिम लोधी को। चलिए, इब्राहिम लोधी। लोधी, और सबसे बड़ी बात क्या है इसकी कि लोधी और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा, लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। कैसे? दिल्ली सल्तनत यहाँ पे समाप्त हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे मुगल आ जाएंगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा हो गया। और लोधी वंश का कैसे? क्योंकि लोधी वंश का जो राजा है ना, लोधी वंश, आपका जो लोधी वंश है, उस लोधी वंश का भी क्या है? अंतिम शासक है। ओके ठीक है। इसी के टाइम देखो, एक नाम था राणा सांगा। राणा सांगा याद है ना? राणा सांगा का भाई था कौन? भोजराज। कौन था? एक मिनट, राणा सांगा भाई नहीं, राणा सांगा पुत्र थे। राणा सांगा का पुत्र कौन था? भोजराज। और इस भोजराज की पत्नी कौन थी? इस भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासिरे, जहर पियाला राणा भेजा पीवत मीरा हंसीरे। कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो न मोहे कोई, मोहे रंग दो लाल। अब भाई साहब इतनी बात हो गई किसकी? इब्राहिम लोधी की। ठीक है भाई साहब, इब्राहिम लोधी की इतनी बातें आ गई। अब इब्राहिम लोधी के 3 बैटल आएंगे। कितने बैटल आएंगे? 3 बैटल। किस किस के साथ, कब कब, क्यों और कैसे कैसे किए गए, इनकी जानकारी अभी आपको मिलने वाली है। बैटल नंबर 1, चलिए 1 नंबर युद्ध देखते हैं। 1 नंबर, इधर देखिए, इधर आप हेडिंग लगाइए मेवाड़।
कि हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाँच नहीं राखी रण में, बैरिया रोकवन भावण। एक तरफ लिखिए मेवाड़, दूसरी तरफ लिखिए दिल्ली। मेवाड़ में कौन? राणा सांगा। राणा सांगा कहते हैं कि राणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे। इनके एक कान नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, यानी आधा शरीर गायब था इनका। उसके बावजूद ही भाई साहब ये खतरनाक शासक बना था राणा सांगा। दूसरी तरफ कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सबसे पहले कब सामने आए? 1517 में। जैसे ही राजा बना, राजा बनते ही भिड़ गया इब्राहिम लोदी से। कौन से युद्ध में? खातोली के युद्ध में। कौन से? खातोली के खाली बूंदी। खातोली के युद्ध। खातोली कहाँ पड़ता है? खातोली पड़ता है बूंदी में, यानी खातोली बूंदी। खातोली के युद्ध में मेवाड़ वर्सेस दिल्ली डायनेस्टी, कौन कौन? राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। राणा सांगा इसमें जीत गए और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया। बात खत्म। पहला युद्ध कंप्लीट। दूसरा युद्ध, पहला लिख लिया आपने एज इट इज, ऐसे चिपका दो, बस ऐसे चिपका दो, मैटर खत्म। इतने में सॉल्व हो गया। अब इसमें सिर्फ इतना ही परिवर्तन करना है। क्या? एक तो इसको बदलना है, एक इसको बदलना है, बस दो चीज़ों में बदलें। कौन सा? 1518 में। 1518 में कौन सा हुआ? बाड़ी। कौन सा युद्ध? बाड़ी। और बाड़ी कहाँ है? धौलपुर में। बाड़ी कहाँ है? धौलपुर में। कई बोलते इसको बाड़ी, कई बोलते इसको बांडी। दोनों में डिफरेंस, वो बोलने में मुँह चढ़ाना, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। तो खातोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। और बाड़ी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। दोनों में ही कौन जीते? दोनों में ही राणा सांगा जीत गए और इब्राहिम लोदी हार गया। और दोनों युद्ध कब हुए? 1517 और 1518 में दोनों युद्ध हुए। राणा सांगा इब्राहिम लोदी का मैटर खत्म। द लाइट लास्ट हेडिंग कौन सी? अंतिम हेडिंग डालिए। कौन सा युद्ध? अंतिम आपका इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम अक्षर लिखने वाला मेवाड़, जो मुगल का स्थापना करने वाला युद्ध लिखिए। कौन सा? पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, देखते हैं। एक तरफ था दिल्ली सल्तनत, दूसरी तरफ थी काबुल सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी, काबुल सल्तनत का बाबर। जीता कौन? ये। हारा कौन? ये। कब हुआ? अप्रैल 1526 में। अप्रैल 1526 में। और बाबर के 4 युद्ध हैं। कौन कौन से? पानी पिया, पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहन के। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, कंटिन्यू 4 बैटल आएंगे। जब बाबर पढ़ाऊंगा पूरा बता दूंगा, 4 बैटल कंटिन्यू आएंगे। ओके, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। राणा सांगा इसमें, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर इसमें जीत गया, राणा सांगा इसमें, इब्राहिम लोदी इसमें हार गया। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। बाबर इसमें जीत गया, इब्राहिम लोदी इसमें हार गया। और इब्राहिम लोदी हार क्या गए? युद्ध स्थल पर ही मारा गया। युद्ध स्थल पर मरने वाला, युद्ध स्थल पर मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक, प्रथम शासक बोल दीजिए, अंतिम शासक बोल दीजिए, या एकमात्र शासक, यानी युद्ध स्थल पर मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। बात खत्म। और इसमें देखो, इस बाबर को भारत बुलाया। बाबर का जीतने का मुख्य रीजन क्या था इसमें? इस युद्ध में बाबर के जीतने का मेन रीजन क्या था? बाबर ने इस युद्ध में पहली बार, कैसे पहली बार हुआ है ये सब, पहली बार बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। आप लोग कंफ्यूज होगे कि जो बाजार भेरा है, वहाँ के बाद जो बाजोर भेरा है वहाँ पर क्या करेगा, वो मैं पूरी बात जब बाबर आएगा बता दूंगा। लेकिन यहाँ सिर्फ जितना बताऊँ उतना, कि पहली बार तोप खाने का प्रयोग कब हुआ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत के प्रथम बैटल में हुआ। बाबर ने इसका यूज़ किया, किसका? तोप खाने का। ओके, बाबर को भारत बुलाने वाले कौन थे? बाबर को भारत बुलाने, ऐसा कहते हैं, मतलब इतिहास में कई जानकारी मिलती है सब, कि पंजाब का तो दौलत खां, पंजाब का तो दौलत खां,
आलम खां, पंजाब के दो भाई थे, दौलत खां और आलम खां, इन्होंने। और ऐसा भी कहते हैं कि राणा सांगा ने भी बाबर को भारत बुलाया था। बट ये बात मतलब ऐसे लगती है कि ये सांगा वाले थोड़ी झूठ लगती है। क्यों? क्योंकि मानते हैं सांगा ने भारत बुला लिया। तो पहली बात तो यदि सांगा ने भारत बुलाया तो जब पानीपत का युद्ध हुआ था तब सांगा कहाँ गया था? तब यदि सांगा ने, मान लो इसने इसको भारत बुलाया था, मान लेते हैं कि एक बात के लिए मान लेते हैं कि सांगा ने इसको भारत बुला लिया, ठीक है। तो सांगा जब पानीपत के सामने इब्राहिम लोदी के सामने बाबर खड़ा था तब सांगा क्यों नहीं आया इसके साथ? इसने तो भारत में बुलाया था इसको हराने के लिए, तो क्यों नहीं आया? और दूसरी बात कि फिर बाबर ने इस सांगा को क्यों अटैक किया? दोनों में तो सांगा मतलब एक फैक्ट बताया मैंने आपको, बाकी मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूँ और न मैं इसकी ऑथेंटिकेशन देता कि सांगा ने, मैंने जो इतिहास में जानकारी मिली वो मैंने आपको बता दी। इसका ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, बस जो जानकारी मिली वो बता दी, फैक्ट ही बता दिया। क्यों नहीं हो सकता सांगा, इसका मैंने आपको रीज़न बता दिया, बस बात खत्म। इसी के साथ बात खत्म, खेल खत्म, डिब्बा बंद, दिल्ली सल्तनत पूरी। फटाफट करते हैं रिकैपिचुलेट इस बात को और फिर आपको कुछ दो बातें बताकर क्लास से हम लेते हैं विदा। लोदी वंश भारत का प्रथम अफगान वंश, इसका संस्थापक कौन? बहलोल लोदी। संस्थापक कौन इस वंश का? इस वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी इसने बहलोल शाह गाजी के नाम से राजा बना। किस नाम से? बहलोल शाह गाजी। और मकसद ए आली नाम से सरदार, इसने जो खुद के नाम के, इसने खुद को इसने सुल्तान नहीं माना कभी भी खुद को। और बहलोली सिक्के चलाए इसने, जौनपुर विजय की इसने हुसैन शाह को हराकर, और ग्वालियर विजय की इसने, ठीक है। कौन सी विजय की? ग्वालियर विजय। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर लोदी, 1504 में इसने आगरा बसाया और 1506 में आगरा को क्या बना लिया इसने? राजधानी बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट है मियाँ मुआ की मोट की मस्जिद किसने बनाई? सिकंदर लोदी ने बनाई। संस्कृत का इसने अनुवाद किया था फरहंग ए सिकंदरी के नाम से, फरहंग ए सिकंदरी के नाम से फारसी भाषा में संस्कृत ग्रंथों, आयुर्वेदिक ग्रंथों का अनुवाद किया था। स्वयं का मकबरा बनाया था दोहरे गुंबद वाला, और भारत का ऐसा प्रथम मकबरा जिसमें 4 दीवारी है, ऐसा पहला मकबरा जिसमें 4 दीवारी है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगला है सिकंदरी गज 30 इंच की थी और 39 अंगुल की थी, और गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी खुद की कविताएं लिखा करता था। इब्राहिम लोदी की बात करते हैं 1576 से लेकर 1517 से लेकर 1526 तक राजा बना। और राणा सांगा के जो भोजराज इसका पुत्र था, उसकी पत्नी कौन थी? मीराबाई। वो तो आपको बात एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बताया। मेवाड़ और मुगल इसमें दिल्ली के बीच में इब्राहिम लोदी के बीच 2 युद्ध हुए। 1517 में कौन सा? जो आपका खातौली बूंदी वाला युद्ध जिसमें भी सांगा जीता, और दूसरे वाला बांडी धौलपुर का युद्ध जिसमें भी सांगा जीते, दोनों में जीते। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध अप्रैल 1526 में हुआ था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर ने इसमें पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया और बाबर इस युद्ध में जीत गया, इब्राहिम लोदी उसमें हार गया। ओके, और पंजाब के दौलत खां और आलम खां और राणा सांगा से ऐसे जानकारी मिलती है कि इन तीनों ने इसको बाबर को भारत बुलाया था। ठीक है, ये आज का सेशन आपका त्रिगुण धाम कंप्लीट हो गया। आपके दिल्ली सल्तनत मैंने आपको पूरी डिटेल में जितनी बतानी थी बता दी। अगला टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कंटिन्यू मुगल ही रखें या फिर कुछ और करना है। मेरी मानेंगे तो कंटिन्यू मुगल रखेंगे, अच्छा रहेगा, बाकी आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। ओके, और रही बात इसके क्वेश्चंस की, तो अगले सेशन में इसके क्वेश्चन करके अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। वो टॉपिक आप बता देना, इसके क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, पहले तो दबा के, और फिर करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक। ओके, दिल्ली सल्तनत आज आपका कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, देखो दिल्ली सल्तनत मैंने पूरी करवाई, इससे पहले 2-3 वीडियो अपलोड है, वो आप देख सकते हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर आप बहुत करते ही नहीं हो, शेयर करना है, और कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट आज के बाद आप करोगे, क्योंकि आज पॉलिटी क्लास में आपको पता चल जाएगा कि कमेंट करना क्या रहता है हमारे लिए। कमेंट करोगे, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को खुद तो सब्सक्राइब करो ही करो, अपने फ्रेंड्स से भी क्या कराओ, इसको सब्सक्राइब कराओ। ओके, आज की वीडियो में मुझे इतना ही डिस्कशन करना था। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और ये मत भूल जाना क्या, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है रीट विद दुरीना, जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर
शाम को डेली क्विज चलती हैं, कब से कब तक, 3:15 से स्टार्ट होती हैं, विद सॉल्यूशन विद ऑथेंटिकेशन, सब कुछ क्विज चलते हैं बहुत शानदार सभी सब्जेक्ट्स की। और इसके अलावा भी क्लासेस भी चलती हैं, इंग्लिश की, साइको की, हिंदी की और संस्कृत की, वहाँ पे क्लासेस भी चलते हैं ग्रुप में, ठीक है ना। साइको, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 4 क्लासेस चलती हैं, रेगुलर बेसिस पे क्विजेज होती हैं, सब कुछ परफेक्ट चलता है। तो आप चाहो तो यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और कोरोना के इस पैंडेमिक में अपनी और अपनी सरकार का सहयोग कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।